Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है एटम के अंदर। अगर हम एग्जांपल के तौर पे यूरेनियम को कंसिडर करते हैं तो यूरेनियम जो ऑल नो 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं यूरेनियम के एटम में। अब अगर एटम की सर्कुलेशन हम देखें न्यूक्लियस, अभी तो हमारे जहन में यही कॉन्सेप्ट है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलेट करते हैं। तो अगर हम उनकी सर्कुलेशन की बात करें, यूरेनियम में इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन की बात करें, तो यूरेनियम में 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 92 इलेक्ट्रॉन्स अगर सर्कुलेट करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें एक दूसरे से टकराना चाहिए, कोलाइड करना चाहिए। लेकिन कोलिजन नहीं होता क्योंकि यूरेनियम का एटम स्मूथली एग्जिस्ट करता है और स्टेबल भी है। कुछ यूरेनियम के आइसोटोप्स स्टेबल भी हैं। चलो, यूरेनियम तो एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। अगर हम उससे नीचे किसी आयरन, गोल्ड या इस तरह के एलिमेंट की बात करते हैं तो उनमें भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलेट कर रहे हों तो फिर भी कोलाइड नहीं करते क्योंकि इन आयरन या गोल्ड जो है इनके एटम स्टेबल है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी न्यूक्लियस के गिर्द एक खास अरेंजमेंट है। तो उसी अरेंजमेंट को, उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आज का हमारा टॉपिक है, आज की डिस्कशन है उसी अरेंजमेंट के बारे में। लेकिन अरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल को समझने से पहले हमें थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पर एक नज़र जानना होगी। आप लोग पीरियोडिक टेबल इस तरह का एक जो अरेंजमेंट है एलिमेंट की, इसको आप लोगों ने समझा होगा, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें एक तो हमें डिफरेंट ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल इस पर तो इतनी डिटेल से लेक्चर दिए जा सकते हैं कि एक एक ग्रुप पर एक एक लेक्चर जो है वो भी कम है। इतना इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। लेकिन मैं शॉर्टली इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। अगर आप लोग देखें तो ये ब्लॉक्स की मैं पहले बात करूंगा। तो ये डिफरेंट ब्लॉक्स इसमें नजर आ रहे हैं। आप लोग देखें, ये पहले दो ग्रुप, ये वर्टिकल कॉलम जो होते हैं ग्रुप कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल रोज ये पीरियड्स हैं, हॉरिजॉन्टल रोज ये पीरियड्स हैं। तो और वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स हैं। तो अगर हम पहले दो ग्रुप्स की बात करें तो ये एक अलग ब्लॉक हमें नजर आ रहा है। इसी तरह अगर हम आखिरी ये 6 ग्रुप्स की बात करें तो ये एक अलग ब्लॉक है। और दरमियान वाला ये एक अलग ब्लॉक है और ये बॉटम में पड़ा हुआ एक अलग ब्लॉक है, 2 पीरियड वाला। तो हम फर्स्ट ग्रुप में अगर टू ग्रुप की बात करें तो ये एक ब्लॉक एस ब्लॉक है, क्योंकि इसमें एस सब शेल जो है वो कंप्लीट हो रहा होता है। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट देखें इन एटम्स में, तो ये पहले ग्रुप में के आखिरी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन और इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही एक एस ऑर्बिटल में, एस सब शेल में आ सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, बिकॉज एस ब्लॉक इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन इन दिस ब्लॉक। इसी तरह ये पी ब्लॉक है, क्योंकि पी सब शेल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन रखता है और जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये बोरोन का एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक जो है ना वो कंप्लीट हो रहा होता है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियोन तक, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पी ब्लॉक कंप्लीट हो, इसी से पी ब्लॉक कहते हैं। नीचे ये दरमियान में 10 ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं और इनमें 10 ग्रुप्स हैं। और डी ब्लॉक जो है इन 10 ग्रुप्स में इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है। सो दिस ब्लॉक इज कॉल्ड डी ब्लॉक। और लास्ट बॉटम में जो पड़े हुए 2 पीरियड हैं, अगर हम वर्टिकली देखें तो ये 14 ग्रुप बन रहे हैं। तो ये 14 ग्रुप एक्चुअल में एफ जो हमारे पास सब शेल है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है। सो दिस इज कॉल्ड एफ ब्लॉक। तो इस तरह एस, पी, डी एंड एफ, यानी लेफ्ट साइड पर एफ ब्लॉक, राइट साइड में राइट मोस्ट पर पी ब्लॉक, सेंटर में डी ब्लॉक और बॉटम में एफ ब्लॉक है। जो ग्रुप्स में अगर हम ये देखें तो ग्रुप्स में पहला जो है ये अल्कली मेटल्स हैं और इनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह अगर हम लास्ट में देखें, लास्ट 2 ग्रुप्स को, फर्स्ट 2 ग्रुप में सेकंड जो है ये अल्कली मेटल, ये अल्काइन अर्थ मेटल्स हैं और इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आखिरी अगर हम ग्रुप की बात करें तो ये हेलोजन ग्रुप है, जिनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट शेल। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं ये बिल्कुल सेकंड लास्ट ग्रुप की, तो ये नोबल मेटल्स है, नोबल गैसेस है।
और नोबल गैसेस जो हैं इनके आखिरी शेल कंप्लीट हैं और इसीलिए इनके कंपाउंड्स बहुत कम होते हैं। तो आप इन ग्रुप्स, इस पेरियोडिक टेबल से एक और चीज देख सकते हैं कि अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करें इन अ ग्रुप, तो एक ग्रुप के की कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के अगर आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह सोडियम में भी एक, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम सब के आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और बेरिलियम के आटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो थ्रू आउट फ्रॉम टॉप टू बॉटम तमाम एलिमेंट्स के आटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं। और इसी तरह इन तमाम की, तो एक ग्रुप की जो आटोमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एग्जैक्टली नीचे वाले तमाम, उस ग्रुप में मौजूद नीचे वाले तमाम एटम्स के या एलिमेंट्स के एटम के आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम एक ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को, किसी भी ग्रुप के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को अगर हम जान जाएं, तो इट बिकम इजी कि हम बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम ऐसा ही करते हैं, सारे एलिमेंट के को रिएक्शन हम मुकम्मल केमिकल रिएक्शन से या केमिकल प्रॉपर्टीज को हम नहीं जांचते, बल्कि किसी एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं और फिर क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो ये प्रॉपर्टीज भी सेम रखते हैं। तो इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज आती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बहुत थोड़ा डिफरेंस है। तो हम प्रॉपर्टीज का की जो है प्रॉपर्टीज की प्रेडिक्शन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रुप हम कर सकते हैं। अब देखना यह है कि कॉन्फ़िगरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन की इंपॉर्टेंस के हवाले से थोड़ी सी बात तो मैंने कर दी है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन को अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ जाते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन एलिमेंट की वैलेंसी का पता चला सकते हैं। और वैलेंसी वो इलेक्ट्रॉन, वो टेंडेंसी होती है एटम की, जो वो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन जो किसी भी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है या इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, एक्सेप्ट करता है, तो हम उसका पता चला सकते हैं। और अगर हमें वैलेंसी का पता चल जाए तो हम फिर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस एटम की प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। तो कॉन्फ़िगरेशन से एक तो हमें वैलेंसी का पता चलता है, और नॉर्मली किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। जितने उसे 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या उसे जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं 8 पूरे करने के लिए, तो हम उसको नॉर्मल वैलेंसी उसकी कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं लिथियम है, इसके आटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इसकी वैलेंसी होगी, और इसी तरह बेरिलियम की 2। लेकिन अगर हम एंड पे देखें फ्लोरीन, फ्लोरीन ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है अपना आटोमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, यानी अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए हम वैलेंसी को डिटरमिन कर सकते हैं। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता है, प्लस ऑक्टेट रूल का पता है। और ऑक्टेट रूल तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की टेंडेंसी, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। क्योंकि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स के पूरे हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली स्टेबल हो जाता है और वो मिनिमम एनर्जी पे आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये उसकी वैलेंसी है। ये और इसका हमें हम प्रॉपर्टीज, जैसे अभी मैंने बताया कि एलिमेंट की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन का पता है, किसी भी ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन का पता है, तो हम बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की प्रेडिक्शन जो है उसी एलिमेंट की बेस पर, जिसका हमें पता है, उस पर कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज की प्रेडिक्शन जो है ये भी कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी हमारी काफी हेल्प करती है। और फिर कॉन्फ़िगरेशन से ही हमें पता चलता है कि किसी भी एटम के आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कौन सी उसकी टेंडेंसी बॉन्डिंग की कैसी होगी। यानी वो कोवलेंट बॉन्ड प्रेफर करेगा, आयनिक बॉन्ड प्रेफर करेगा, या फिर किसी और टाइप की बॉन्डिंग उनके दरमियान होगी। तो बॉन्डिंग की प्रेडिक्शन जो है वो भी हम कॉन्फ़िगरेशन को देखकर पता चला सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस है, आई थिंक इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। आप लोग वैलेंसी डिटरमिन कर सकते हो, आप लोग प्रॉपर्टीज की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और इसके बॉन्डिंग और बाकी जो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर है उसको भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये कुछ चीजों को समझना होगा, जिसमें सबसे पहले तो बोहर-बरे स्कीम है। इस बोहर-बरे स्कीम के अकॉर्डिंग 4 रूल्स को आपने अंडरस्टैंड करना है। बोहर-बरे स्कीम में जो रूल्स जिनको हम डिस्कस करेंगे, उनमें पहला रूल जो है वो बहुत आसान और इंटरेस्टिंग ये स्कीम है। अगर आप लोग इस स्कीम को समझेंगे तो फिर हम इस काबिल होंगे कि इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट क्या है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो चीज़ है
वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उन्होंने न्यूक्लियस के अराउंड तो चल रहे होते हैं, लेकिन जब अगर एक एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो न्यूक्लियस के करीब एनर्जी लेवल होगा, यानी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एनर्जी लेवल्स होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की उन एनर्जी लेवल में फिलिंग कैसे होती है? तो सबसे पहले न्यूक्लियस, अकॉर्डिंग टू बोर स्कीम, फर्स्ट रूल इसका यह है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो न्यूक्लियस के नियरेस्ट में शेल्स होते हैं, शेल होता है, उसकी फिलिंग होती है। फिर उसके बाद उससे आउटर मोस्ट शेल, आउटर शेल, फिर आउटर, फिर आउटर। तो इस तरह जैसे जैसे एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, उनकी फिलिंग बाद में होती है। तो पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नियरेस्ट में जो एनर्जी लेवल होता है उसको फिल करते हैं, यानी क्लोजेस्ट एनर्जी लेवल जो है न्यूक्लियस के गिर्द, उसको पहले फिल ऑक्यूपाई करते हैं, और फिर इसके बाद बाकी एनर्जी लेवल को। तो पहला रूल ये है, क्या है पहला रूल? कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब में जो एनर्जी लेवल है सबसे पहले उसे फिल करेंगे, और उसके बाद उससे आउटर, फिर बाद में उसके बाद बाकी करेंगे। दूसरा रूल जो है ना, इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में कितने आ सकते हैं, इसको फाइंड करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कैलकुलेट करने के बारे में रूल है। और इस रूल के मुताबिक, सेकंड रूल के मुताबिक, हम 2n² फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, 2n² फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक एनर्जी लेवल में, एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास, हम पहले शेल की बात करें, जो वो शेल जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब एनर्जी लेवल, तो उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी। n मीन वो शेल की तादाद। तो पहला जो शेल है वो 1, इसीलिए सेकंड जो शेल होगा उसके लिए n2 होगा, फिर 3, 4 सो ऑन। तो न्यूक्लियस के करीब से हमने n को स्टार्ट करना है। तो n 0 नहीं होगा, बल्कि 1 से हम स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 सो ऑन। जाहिर है शेल पहला 0 शेल तो नहीं क्यों होगा, सबसे पहले तो पहला शेल ही होगा। तो इसलिए फर्स्ट शेल को हम के लिए n 1 होगा, और अगर हम 2n² में 1 पुट करें तो हमारे पास आंसर 2 आ रहा है। सो जो न्यूक्लियस के करीब 3 शेल है या एनर्जी लेवल है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो n2n² एक्चुअली गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट इन अ शेल। और इसी तरह अगर हम दूसरे शेल की बात करें, तो फिर n को 2 जब पुट करेंगे तो 2n² इक्वल टू 8, और 2n² 8 बनेगा। और इसका मतलब है सेकंड एनर्जी लेवल में या सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में आ सकते हैं। तो आप सेकंड रूल, बोहर स्कीम का जो सेकंड रूल है, इसको इस्तेमाल करते हुए वी कैन इजीली फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल। थर्ड रूल थर्ड रूल जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है। कि ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एनर्जी लेवल फिल हो जाए तो उसके बाद ही अगला एनर्जी लेवल फिल होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि इस तरीके से भी हो सकता है। इसकी डिटेल हम आगे समझेंगे इसकी, लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि न्यूक्लियस के अगर कोई शेल जो है वो कंप्लीट हो रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो उससे बाहर वाला शेल जो है वो भी फिल होना स्टार्ट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और इसकी रीजन क्या है वो हम आगे इसको इसको समझ लेंगे। लेकिन बोर बड़े स्कीम के मुताबिक ये थर्ड रूल है, इलेक्ट्रॉन नए नए शेल में जा सकते हैं, अगरचे उससे जो इनर शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं भी है, तो इनकम्प्लीटली भी है, तो उससे आउटर वाला शेल कंप्लीट फिल होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे हो सकता है। और चौथा रूल जो है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, और उससे नीचे वाले में 18 से ज्यादा नहीं आ सकते। इसका मतलब है कि नीचे वाले में जब 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और 19वां इलेक्ट्रॉन अगर उसमें 18 आ सकते हैं, तो अगर उसमें 18 से ज्यादा आ सकते हैं, तो 19वां इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं जाएगा, बल्कि उससे अगले शेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएंगे। और उसमें, और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अभी आएंगे, तो अगर उसमें 8 से ज्यादा आ सकते हैं, तो 9वां इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं जाएगा, बल्कि 9वां इलेक्ट्रॉन से पहले आउटरमोस्ट शेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये कुछ इस तरीके से कि हमारे माइंड में जो बना हुआ कि जैसे पहले रूल के मुताबिक पहले न्यूक्लियस करीब वाला शेल फिल होगा। असल में ये पहले रूल को हम अगर लास्ट के साथ रिलेट करें तो ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, बट कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल से फिल होना, को फिल करना शुरू करते हैं, स्टार्ट फर्स्ट लेवल से, फर्स्ट शेल से करते हैं। लेकिन ऐसा है कि
अगर पहले शेल में तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो 2 आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर किसी भी शेल में 8, 18 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसके लिए ये रूल है कि 18 इलेक्ट्रॉन सेकंड लास्ट जो शेल है उसमें 18 से ज्यादा नहीं आ सकते, और लास्ट वाले में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। उस वक्त तक के अगर 8 से ज्यादा आना चाहेंगे तो एक और शेल बाहर शुरू हो जाएगा, फिर उसमें 8 से ज्यादा आएंगे जो आउटरमोस्ट था, और 18 तक उसमें आएंगे, और 19वां शेल आने से पहले सेकंड लास्ट जो है उसमें 19वां अगर आने से पहले वो थर्ड लास्ट बन जाएगा, यानी उसके बाद एक और शेल बाहर आउटर मोस्ट बन जाएगा। तो कुछ तरतीब इस तरह से बनेगी कि सेकंड लास्ट में 18 है, और 18 के बाद उस सेकंड लास्ट लास्ट जो उसमें 8 आ रहे हैं, मतलब लास्ट में 8 आए, 9वां अगर आने लगा है तो एक और शेल बाहर, नए एनर्जी लेवल जो उसमें इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएंगे। जब उसमें 8 हो जाएंगे तो उससे नीचे वाले में 8 के बाद 9, 10, 11 इस तरह चलना शुरू कर देंगे, और उसमें 18 होंगे, और 19वां इलेक्ट्रॉन आने से पहले जो आउटर मोस्ट वाला 8 वाला था उससे बाहर एक और शेल बन जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा हों, और सेकंड लास्ट जो ऑर्बिट है नेक्स्ट इनर शेल उसमें 18 से ज्यादा हो। अगर इससे ज्यादा आने हैं तो फिर आउटर मोस्ट शेल वो जो 8 वाला है वो आउटर मोस्ट नहीं रहेगा, और 18 वाला नेक्स्ट इनर शेल नहीं रहेगा। तो ये असल में इसका इनका बताने का मकसद है। तो ये 4 रूल्स जो हैं वो आप लोग इनको समझ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं जो ज्यादा जो डील करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, और उनमें ऑपो प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हॉर्न्स रूल है। तो इन तीनों की डिटेल प्रिंसिपल, तीनों दोनों प्रिंसिपल और एक ये जो लास्ट पे हॉर्न्स रूल दिया हुआ है, हम इनकी डिटेल जो है वो कमिंग स्लाइड्स में देखते हैं। लेकिन याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक ऑर्बिटल में जो है और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के जो रूल्स हैं वो एक्चुअल में इन 3 रूल्स को, इन 3 प्रिंसिपल या रूल्स को obey करते हैं। और ये भी आप याद रखेंगे कि जो बहुत बड़ी स्कीम है उसके रूल्स और ये तीनों प्रिंसिपल, ये इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमें बहुत बड़े स्कीम के जो रूल्स हैं उनको भी समझने में और आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो इससे डिफरेंट नहीं, इससे डेविएट नहीं करते, बल्कि इनके साथ कोऑर्डिनेशन है। तो अभी हम वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले हम ऑबो प्रिंसिपल की बात करते हैं। ऑबो प्रिंसिपल को अगर हम समझना चाहें तो हम ये ऑबो प्रिंसिपल, असल में ऑबो कोई साइंटिस्ट नहीं था, ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब बिल्डअप या कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन का रूल है, प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर शेल्स की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, यानी उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बाद एक शेल जो है, खाली तो शेल नहीं होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होंगे तो फिर ही वो एक्चुअल में एटम बनेगा। तो एटम के अंदर जो शेल्स हैं, यानी उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बाद जो उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो उनकी तरतीब क्या है, वो ऑबो प्रिंसिपल इसको डील करता है। तो ऑबो प्रिंसिपल ये कंस्ट्रक्शन का रूल है, जो ये नील बोहर और पॉली इन्होंने मिलके ये रूल हमें दिया था। और इस रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर उन शेल्स को, उन एनर्जी लेवल को पहले फिल करेंगे जिनकी एनर्जी कम है। तो अवेलेबल एनर्जी, लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी जिन लेवल्स की कम होगी, पहले उनकी फिलिंग होगी उन एनर्जी लेवल्स की। तो एनर्जी लेवल, और जैसे बोर बड़े स्कीम में सबसे पहले न्यूक्लियस के जो करीब ग्रीन शेल है वो फिल होने से मतलब ये है कि उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए ऑपो प्रिंसिपल के मुताबिक सबसे पहले वो एनर्जी लेवल फिल होगा। और जो हमने लास्ट बोहर बड़े स्कीम में देखा है रूल, उसमें उसके मुताबिक अगर 8 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल शेल में या 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में नहीं आ सकते, 8 से ज्यादा या 18 से ज्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और 9वां इलेक्ट्रॉन जो है उससे कम एनर्जी वाला जो आउटरमोस्ट शेल एक नया बन जाएगा और उसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो 8 या 18 से ज्यादा नहीं आ सकते, इसका मतलब है जब 8 या 18 इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में आ जाते हैं तो उनकी एनर्जी हायर हो जाती है, और वो किसी और शेल से, जो आउटरमोस्ट शेल है कोई कोई भी, उससे उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आउटरमोस्ट शेल पहले फिल होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम ऑबो प्रिंसिपल को डिटेल से देखें तो यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट दी हुई है शेल्स
अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पर ये शेल एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन दिए हुए हैं, और इनके सामने ये सब शेल की फिलिंग है। तो अगर हम पहले शेल की बात करें तो इसमें 1s इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इसमें इसमें होगी। ये असल में क्वांटम नंबर जो मतलब क्वांटम नंबर उसको फॉलो कर रहे हैं सब शेल। ये आपको पता है क्वांटम नंबर में ये n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक होते हैं, और ये सब शेल जो है ये अज़मुथल क्वांटम नंबर के मुताबिक है। तो 4 क्वांटम नंबर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है। तो ये इस तरीके से अगर आप लोग n1 2 3 शेल्स को इस तरीके से लिख लें और उनके सामने सब शेल को लिख लें 1s 1 2s 2b 3s 3b 3d और इस तरह 4s 4b 4d 4s, तो फिर आप लोग इस तरीके से एरो फ्रॉम टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट की तरफ आप अगर एरो लगाना शुरू कर दें, ये एग्जैक्टली एरो उसी उसी अरेंज उसी अरेंजमेंट के मुताबिक लगेंगे जो ऑबो प्रिंसिपल हमें देता है कि लोएस्ट एनर्जी लोएस्ट टू हायर एनर्जी लोअर टू हायर एनर्जी की तरफ वो एरो जो है वो लगेंगे। देखें ना, जैसे अगर हम ज़ाहिर पहले सबसे पहले ऊपर वाले एरो की बात करेंगे तो फ्रॉम अगर हम इसके टेल से हेड की तरफ जाएं तो 1s2 है, दैट सब शेल विच हैज लोएस्ट एनर्जी, और उससे उसके बाद है 2s की, फिर 2p की, और फिर 3s की, फिर 3p की, और फिर 4s की एनर्जी है। तो ये इस तरीके से इनकी एनर्जी जो है वो एनर्जी की अरेंजमेंट है, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी एग्जैक्टली इसी तरीके से होती है। तो ये ऑपो प्रिंसिपल था जो पॉली और वुल्फगैंग पॉली और नील बोहर ने हमें दिया था। इसी तरह अगर हम दूसरा जो प्रिंसिपल जो डील करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, इलेक्ट्रॉन्स को, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। और आप लोग सारे जानते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंपल सा ये है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव द सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर सारे के सारे किसी भी एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं रख सकते। अगर उनके 3 क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़मुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर उनके सेम भी हैं, तो लाजमी तौर पर उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर चौथा है वो डिफरेंट होगा। चारों क्वांटम नंबर कभी भी एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन के नहीं हो सकते, और ये एग्जाम्पल से उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। मतलब इसका ये है कि जो जैसे अगर हम एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो वो शेल्स को डील करता है, और अगर हम अज़मुथल क्वांटम नंबर की बात करें तो वो डील करता है सब शेल्स को, और सब शेल के अंदर आगे जो ऑर्बिटल्स हैं उनको डील करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर स्पिन क्वांटम नंबर उनकी स्पिन को डील करता है। तो ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन जो दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर होंगे उनकी स्पिन डेफिनेटली एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। अगर सेम स्पिन होगी तो फिर तो क्वांटम नंबर एक जैसे हो गए, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक जैसे क्वांटम नंबर नहीं रख सकते। आप एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, हम फर्ज कर लेते हैं ये बेरिलियम के एटम के 4 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके दो इलेक्ट्रॉन तो 1s में चले गए। अब दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2s में गए हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि 2s में जो दो इलेक्ट्रॉन गए हैं या 1s में उनका स्पिन सेम होती। अगर इनकी स्पिन हम सेम कर दें तो देखें सारे के सारे क्वांटम नंबर इन दो इलेक्ट्रॉन के एक जैसे हो जाते हैं। कैसे? यानी ये सेकंड ऑर्बिटल सेकंड शेल है तो दोनों के लिए n जो 2 होगा, और इसी तरह सब शेल s है तो दोनों के लिए s सब शेल भी सेम हो गया, और इसी तरह s के अंदर ऑर्बिटल तो एक ही होता है, ऑर्बिटल जो है वो भी सेम हो गया। लेकिन अगर इनकी स्पिन भी सेम है तो क्वांटम नंबर तो सेम हो गए, बट क्वांटम नंबर जो है वो सारे के सारे दो इलेक्ट्रॉन के एक एटम के अंदर एक जैसे नहीं हो सकते। तो इसलिए ये अरेंजमेंट जो है ये गलत है। इसका मतलब है जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में, तो लाजमी तौर पर उनकी स्पिन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है शेल्स में, उसके बाद सब शेल्स में, फिर ऑर्बिटल्स में, तो ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जो पेयर अप होंगे उनकी स्पिन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। और हुंस रूल ये भी हमें इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट एटम के अंदर बताता है। अगर हम हुंस रूल की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। देखें आपके पास
ये इलेक्ट्रॉन एटम एटम के अंदर ऑर्बिटल्स को फिल कर रहे हैं, एनर्जी लेवल्स जो हैं या शेल्स हैं उनमें ऑर्बिटल्स को फिल कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल, इक्विवेलेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल अवेलेबल हो। तो इलेक्ट्रॉन फिर प्रेफर ये करते हैं कि वो स्प्रेड होना ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय के पेयर अप हो। अब बात को समझेंगे, थोड़ा सा ये समझने वाला है कि अगर एक ही एटम के अंदर सेम ऑर्बिटल्स हैं, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन जो उन ऑर्बिटल में जाना चाह रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है कि वो चूंकि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक में जाके पेयर अप हो जाए। लेकिन वो प्रेफर ये करते हैं कि एक ऑर्बिटल में जाके वो ऑपोजिट स्पिन से पेयर अप होने की बजाय वो डिफरेंट ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ अपने आप को रिजाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये किसी ऑर्बिटल के अंदर, हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं, किसी एटम के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं जो इक्विवेलेंट है, जिनकी एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी जा सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन तो ज़ाहिर है वो किसी भी एक ऑर्बिटल में चला गया, पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों, एक ऑर्बिटल में तो पहले एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब दूसरा पी के किसी ऑर्बिटल में अगर वो जाना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि वो जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन है उसी में जाके ऑपोजिट स्पिन के साथ उसके साथ ठहर जाए। जैसे पॉली एक्विलिब्रियम प्रिंसिपल के मुताबिक ऑपोजिट स्पिन के साथ जा सकता था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा किसी और ऑर्बिट में जाके सेम स्पिन के साथ अपने आप को रिजाइड करना। इसी तरह अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन जब उसमें जाएगा, 3 अब ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो तीसरा जो खाली पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन, उस खाली जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें सेम स्पिन के साथ रिजाइड करना प्रेफर करेगा, बजाय इसके कि वो किसी एक ही ऑर्बिटल में जाए और ऑपोजिट स्पिन के साथ वहां ठहर जाए। लेकिन तो ये आप इन पहले तीन जो स्टेप दिए हुए इनमें आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ डिफरेंट ऑर्बिटल में अपने ऑक्यूपाई करना, डिफरेंट ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करना प्रेफर करते हैं, बजाय इसके कि वो एक ही ऑर्बिटल में जाके ऑपोजिट स्पिन के साथ अपने आप को रिजाइड कर ले। लेकिन अगर चौथा जाएगा तो ज़ाहिर है तीनों ऑर्बिटल तो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, अब उसने तो ज़ाहिर इन तीनों में से किसी एक के पास, किसी एक में जाना है, तो वो फिर अब एक ऑर्बिटल में जाके ऑपोजिट स्पिन के साथ रिजाइड करेगा। लेकिन इससे पहले ऑर्बिटल जो हैं, वो ऑर्बिटल्स अगर एक जैसी एनर्जी वाले अवेलेबल हैं, तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ रिजाइड करना प्रेफर करते हैं, बजाय एक ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के साथ। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन स्प्रेड होना, सेम स्पिन के साथ स्प्रेड होना प्रेफर करते हैं, एक ही ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के साथ ठहरना पसंद नहीं प्रेफर करते, बल्कि डिफरेंट ऑर्बिटल में जो एक जैसे एनर्जी वाले हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ प्रेफर करते हैं। तो ये हुंड्स रूल है। तो आप इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से आप पता चला सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, जैसे क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम ऑर्गो प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए पहले खाली ऑर्बिटल्स जो सब शेल्स हैं उनकी अरेंजमेंट उनकी एनर्जी के हिसाब से तरतीब लिखेंगे, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है फिल करते जाएंगे। आपको पता है सर, एस सब शेल जो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, तो हम उस हिसाब से 17 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेंगे। और बाकी एग्जांपल्स भी बिल्कुल उसी तरह दी हुई हैं ऑर्गो प्रिंसिपल के मुताबिक, सब शेल और फिर उनमें इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आप लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या हुंड्स रूल को देखें, तो ये इलेक्ट्रॉन जो एस या पी ऑर्बिटल में मौजूद हैं, ये बिल्कुल हुंड्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। और लास्ट में ये नोबल गैस नोटेशन, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसको भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए है कि बजाय अगर किसी भी फर्ज करें यूरेनियम का एटम है और उसमें 92 इलेक्ट्रॉन है और आप इतनी लंबी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो आप उसको शॉर्टली नोबल गैस नोटेशन इस्तेमाल करते हुए शॉर्टली और जल्दी लिख सकते हैं। और दैट कॉन्फ़िगरेशन इज मोर प्रिसाइज एंड और टाइम भी कम लगेगा उसको लिखने में। जैसे आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है, तो हम ऑर्गो प्रिंसिपल के मुताबिक सब शेल को पहले तरतीब दिया, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन लगा दिए, तो टोटल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की होगी।
तो बजाय हम ये सारे ऑर्बिटल और सब शेल और उनमें इलेक्ट्रॉन लिखते रहें, इसकी बजाय इनके जो करीब तरीन नोबल गैस है, हम उसकी कन्फिग्रेशन की बजाय जहाँ सिर्फ नोबल गैस लिख देंगे। जैसे नियॉन, उसके टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 10 इलेक्ट्रॉन की बजाय नियॉन का यहाँ पर सिंबल लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और उसके बाद जो बाकी बच जाएंगे सब शेल वो आगे लिख देंगे। तो देखें 1s 2s और 2p, ये तीनों सब शेल मिला के इनमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इन तीनों की जगह जो जो करीब तरीन नोबल गैस है उसका सिंबल लिखेंगे, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लगाएंगे, और साथ बाकी जो रह गया थर्ड 3s उसको लिख देंगे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमें ये यहाँ से साफ नोबल गैस नोटेशन से पता चल रहा है कि 3s1 के अलावा बाकी नोबल गैस के तमाम नोबल गैस वाली कन्फिग्रेशन यहाँ पर मौजूद है। तो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्टली लिखने का ये एक आसान और अच्छा तरीका है। और ये आपने जब लिखना है तो इसी तरह मैं पीरियोडिक टेबल से जरा आपको ये मजीद बता दूं थोड़ा सा। अगर आप लोग देखें, जैसे सोडियम की आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो नियॉन को साथ लगा सकते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहाँ तक तो नियॉन लगाएंगे। लेकिन ऑर्गन के बाद अगर आप पोटाशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाह रहे हैं तो पोटाशियम के लिए करीब तरीन जो है वो ऑर्गन है, पीछे जो गुजरी हुई करीब तरीन है ऑर्गन है। तो आप ऑर्गन का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, और जितनी इसके इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन के सब शेल को एलिमिनेट कर दें, उसकी जगह आर्गोन का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें, और उसके बाद बाकी जितने सब शेल रह गए वो आप इसके आगे लिख देंगे। और इस तरीके से ये नोबल कन्फिग्रेशन, नोबल गैस का नोटेशन जो है इसके जरिए आसानी से कन्फिग्रेशन लिखी जा सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर, and that lecture is electronic configuration. Thank you a lot.